नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का प्रव्या एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अमृत कुमार दत्त जी एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, और आज के दिन होली के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी के सामने बोर्ड के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए कुछ मॉडल पेपर है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएसटी के। साथियों, आज हम एसएसटी का जो मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें 25 नंबर का जो हमारा पेपर आता है उसमें से 40 नंबर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ लेवल के, साथ ही साथ अति लघुतरात्मक रेंज के रिक्त स्थान से जुड़े क्वेश्चंस है, और उसके अलावा मैप से रिलेटेड जो चर्चा है वो हमारी रहेगी। साथियों, 40 अंक का जो हमारा पार्ट्स है उस पर हम बहुत अच्छा प्रहार करने वाले हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, वो साबित होने वाला है। तो चलो साथियों, एग्ज़ाम बहुत करीब है, इसीलिए बिना किसी समय को जाया करते हुए हम आज के क्लास की करते हैं शुरुआत। साथियों, तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2025 के द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी किया था मॉडल पेपर, उस मॉडल पेपर को आज हम हल करने वाले हैं। और सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़रूर देखें और अपने साथियों को भी ये क्लास है वो शेयर करें, ताकि ये जो हम पेपर सरल कर रहे हैं इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए एज ए टीच उसको हम अच्छे से कर पाएँ। ठीक है साथियों, चलो इसके लिए आपको पूरे मॉडल पेपर के पैटर्न को समझते हैं। 3.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 15 मिनट आराम से पेपर को पढ़ें, 3 घंटे में आराम से पेपर को हल किया जा सकता है। 80 नंबर का हमारा ये पेपर रहने वाला है। साथियों, बाकी जो परीक्षार्थियों के लिए जो जनरल इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनेशंस होते हैं वो आपके सामने हैं, और ये आप अच्छी तरह से भली भांति इन चीज़ों से परिचित हैं। तो बिना किसी समय को जाया किए हुए हम आज की हमारी ये क्लास है इसकी शुरुआत करते हैं साथियों। तो साथियों चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ और आज के क्लास की करते हैं शुरुआत। ठीक है, तो साथियों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं, और वो ये है साथियों कि अपने पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का जो हमारा पैटर्न क्या है साथियों, पेपर को पैटर्न को लेके आया वो हमारी चर्चा होने वाली है। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारा जो पेपर का जो पैटर्न है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो पहली रेंज में हमारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन साथियों जो हमारे आते हैं, साथियों कुछ टेक्निकल इश्यू था, सब कुछ ठीक ठाक। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कोविड के बाद में जब भी पैटर्न चेंज हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, तो इस वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा दिया गया है। 18 क्वेश्चन आपके आते हैं। 18 × 1 यानी 1 अंक का एक क्वेश्चन है, यानी 18 अंक आपको सीधे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करने से, अगर कोई विद्यार्थी अच्छी तरह से पूरे कोर्स के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अगर साथियों तैयार कर लेता है तो भी वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकता है। मतलब पहले जो डर रहता था कि कहीं अनुत्तीर्ण ना हो जाए, तो अगर वस्तुनिष्ठ पे भी आपका अच्छी पकड़ है तो आप पेपर को अच्छे से पास कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा दूसरा जो हमारा जो प्रश्नों का जो पैटर्न रहता है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है इसमें ऐड किए गए हैं। रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की संख्या साथियों कितनी है? वाले प्रश्न ये साथियों हमारे को पूछे जाएंगे 6 क्वेश्चन। 6 × 1 = 6, यानी 18 नंबर हमारे ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कहते हैं, और 6 ये 18 और 6 24 अंक कवर होते हैं साथियों। और इसके अलावा साथियों अगला जो हमारा प्रश्न पत्र का जो सिलसिला है, पैटर्न है, उसको मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो साथियों पूछे जाते हैं हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न है साथियों, इनकी संख्या कितनी मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो ये साथियों हमारे को 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। इन क्वेश्चन के आंसर हमें 20 से 30 शब्दों में साथियों देने होते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी प्रश्न को कम लिखेंगे या फिर जो उसकी सीमा क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा भी लिखते हैं तो फिर बोर्ड इसके लिए अंक काटता है साथियों। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन होंगे, यानी 12 अंक ये हो चुके हैं। तो साथियों 18 और 6 24, और 24 और 12 कितने हो गए साथियों? 36 अंक कवर हुए।
36 के अलावा 4 नंबर का आपका मैप आता है मानचित्र अध्ययन। मानचित्र अध्ययन साथियों 4 नंबर का। आज की इस मॉडल पेपर के मानचित्र के फैक्ट तो मैं आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। एक क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न आपके पूछा जाता है साथियों, और उसके लिए निर्धारित जो अंक है साथियों वो है अपने 4 अंक, यानी कि 36 और 4 40 अंक। 40 अंक है वो किस प्रकार से हम हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको साथियों बता देना चाहता हूँ कि 40 अंक तो मैं आज की क्लास में करवा रहा हूँ। इस पैटर्न पे हमारी कोशिश रहेगी कि 17 तारीख को आपका एग्जाम है, उससे पहले मैं कम से कम 4 मॉडल पेपर आपके बीच में लेके आऊँगा। हर रोज एक मॉडल पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों 40 नंबर अगर कोई विद्यार्थी अच्छे से पकड़ करता है कोर्स पे अपनी किताबों पे और ये हासिल करता है, और स्कूल से भी जो सेशन अपने जाते हैं 17 अंक जाते हैं, सेशनल मार्क्स से जाते हैं, वो 20 अंक अगर स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं साथियों, और 40 अंकों पे हमारी इतनी पकड़ है। बड़े प्रश्न भी हमें तैयार करने चाहिए अच्छे अंक हासिल करने के लिए, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। परंतु कोई कमज़ोर विद्यार्थी है, अगर किसी की कोई कमज़ोर कड़ी है, ज़्यादा उसको याद नहीं रहता है, तो भी ये 40 और 20 वहाँ से भेजे जाते हैं। फर्स्ट डिवीज़न साथियों SST के अंदर आराम से आप हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा साथियों क्या करना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है, पढ़ाई करनी होती है। पूरे सेशन में जो किया वही होगा, ऐसा नहीं कि अब 4 दिनों के अंदर हम सारा काम कर लेंगे, वो होता नहीं है। प्रयास करना चाहिए, और हम भी उसी प्रयास की कड़ी में आपकी जो तैयारी है उसको उधार देने के लिए उपस्थित हुए साथियों। तो बिना किसी देरी के आज की हम इस क्लास को करते हैं शुरू। साथियों क्लास को शुरू करते हैं, तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। 1834 में किस राज्य की पहल पर, 1834 के अंदर किस राज्य की पहल पर अपने जाल्वे राइन शुल्क संघ है वो स्थापित किया गया था। प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1834 में किस राज्य की पहल पर जाल्वे राइन शुल्क संघ, जाल्वे राइन शुल्क संघ साथियों स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपको दिया गया है ऑस्ट्रिया, प्रशा, ब्रिटेन और रूस। तो देखो साथियों इसमें ऑस्ट्रिया बिल्कुल ही नहीं होगा, और ब्रिटेन और रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये ऐसे देखा जाए तो साथियों ये मित्र राष्ट्र थे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जब लड़ा गया था, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये मित्र राष्ट्रों की सूची में शामिल थे। तो ये बिल्कुल नहीं होंगे साथियों, ब्रिटेन भी नहीं है इसमें और रूस भी नहीं है। तो जाल्वे राइन शुल्क संघ की स्थापना साथियों है वो किस राज्य की पहल पर की गई थी साथियों, तो इसका सही आंसर होगा प्रशा की पहल पर। और कब की थी, देखो यहाँ पे पूछा है जाल्वे राइन शुल्क संघ स्थापित किस राज्य की पहल पे किया गया साथियों। ये प्रश्न आए तब तो हमें करना है प्रशा, परंतु प्रश्न एग्जामिनर घुमा भी सकता है, वहां से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्रशा की पहल पर जाल्वे राइन शुल्क संघ है उसकी स्थापना कब की गई थी। ऐसा साथियों अगर प्रश्न आता है तो आपको आंसर देना होगा 1834 ईस्वी में। ठीक है साथियों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जिसकी तरफ हम चलने वाले हैं साथियों वो जी साथियों ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसकी तरफ हम चल रहे हैं अभी। हाँ, दूसरा प्रश्न है साथियों, इनमें से किस राज्य में काली मृदा, प्रश्न क्या पूछ रहा है, काली मृदा साथियों, एक मिनट, काली मृदा पूछा गया है यहाँ पे। तो हम इस प्रश्न को देखते हैं साथियों। सेलेक्ट पे एक मिनट, थोड़ा क्या है पैनल पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस कम है साथियों, तो उसकी तरफ हम थोड़ा सा इसको समझने में टाइम लगेगा, पर पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी समझे ताकि यह व्यवधान उत्पन्न ना हो। इनमें से किस राज्य में काली मृदा, प्रश्न क्या पूछ रहा है, नीचे जो दिए गए ऑप्शन है साथियों, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा भारत में किस राज्य में पाई जाती है साथियों, तो हरियाणा ऑप्शन में है, पहला हमारा ऑप्शन हरियाणा है। बिल्कुल साथियों हरियाणा में काली मृदा नहीं पाई जाती है। फिर राजस्थान भी ठीक नहीं है ऑप्शन। झारखंड खनिजों की दृष्टि से संपन्न जरूर है साथियों, परंतु विशेष रूप से जो काली मृदा की बात की है वो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य आते हैं साथियों। तो कर्नाटक ऑप्शन में है नहीं, तो महाराष्ट्र है, तो ये हमारा सही आंसर होगा साथियों। काली मृदा है वो कौन से राज्य में पाई जाती है, भारत के महाराष्ट्र के अंदर। अगर यहाँ पर साथियों महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं होता और कर्नाटक होता तो फिर हमें कर्नाटक करना होता। साथियों अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, लागू होने की सन पूछा जा रहा है साथियों। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम साथियों है वो
कब लागू होता है साथियों? तो भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है, इसके लिए हम ऑप्शन देखेंगे साथियों। 1970 बिल्कुल नहीं होगा साथियों। 1971 ये भी ठीक नहीं है आंसर साथियों। 1973 ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। जी हाँ साथियों, भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू होने के जो सन है, एग्जैक्ट आंसर है इसका वो रहेगा 1972, यानी कि 1972 के अंदर अपने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसको लागू कर दिया था। ठीक है, तो साथियों भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू क्यों किया गया था, इसके पीछे क्या रीजन था? तो इसके पीछे था कि वनों के अंदर जो रहने वाला हमारे जो प्राणी है, उन प्राणी है वो किस प्रकार से स्वतंत्र ढंग से अपने वनों के अंदर रह सके, उनका जो आखेट निश्चित क्षेत्र है उनकी स्थापना करना और उनके जीवन को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से साथियों इस भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। चलो साथियों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला जो हमारा क्वेश्चन आया है वो चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्योग सूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में साथियों प्रयुक्त करता है। यानी कि ऐसा उद्योग है, उसका नाम साथियों आपको बताना है जो सूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है साथियों। तो ऑप्शन में हमारा है स्टील से, लोहा इस्पात से इसका कनेक्शन है साथियों। कागज, इसका भी इससे सूना पत्थर से कोई कनेक्शन नहीं साथियों। मोटर गाड़ी, भारी वाहनों के लिए इस्तेमाल होने वाला ये उद्योग है, तो इसमें भी इसका कनेक्शन नहीं होगा साथियों। सूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है वो हमारा जो उद्योग है वो साथियों है सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग है साथियों? सीमेंट उद्योग ऐसा उद्योग है साथियों जो सूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में है वो उपयोग में लेता है या प्रयुक्त करता है। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? देखो, भारत में परिवहन के साथियों जो मुख्य रूप से साधन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सड़क परिवहन है, अपने रेल परिवहन है, और इसके अलावा वायु परिवहन है, और इसके अलावा एक और परिवहन है जिसे हम कहते हैं जल परिवहन। ठीक है, इनमें से आपको प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में इनमें से परिवहन का प्रमुख या मुख्य साधन कौन सा है, सबसे ज्यादा भारत में कौन से परिवहन के साधन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारत में परिवहन का प्रमुख जो परिवहन का साधन है, प्रमुख है, उसकी हम बात करते हैं पाइपलाइन। बहुत ही, कहने का मतलब है कम जोखिम, इसमें किसी भी प्रकार की पाइपलाइन परिवहन में जोखिम की संभावना न के बराबर रहती है। तो पाइपलाइन परिवहन का सबसे मतलब कह सकते हैं सस्ता भी है और जोखिम भी इसमें बहुत कम होती है। उसके अलावा रेल परिवहन साथियों, इसकी शुरुआती लागत, जब रेलों की पटरियों का निर्माण किया जाता है साथियों, बहुत अधिक लागत है, शुरुआती लागत बहुत ज़्यादा है रेल परिवहन की। पर एक बार अगर कोई ट्रैक स्थापित कर लिया जाता है तो उसके बाद साथियों इसकी लागत है वो न्यूनतम रहती है, बहुत कम खर्चे पे या मतलब यात्री या मालगाड़ियों में परिवहन लागत है वो कम आती है। ठीक है साथियों, उसके अलावा अगला ऑप्शन हमारा वायु परिवहन। बिल्कुल, तो ये परिवहन के सारे साधन हैं इंडिया के अंदर, ऐसी बात नहीं कि भारत में परिवहन के साधन नहीं है, सारों के सारों साधन है, परंतु ये पूछ रहा है इसमें प्रमुख कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा भारत में है वो परिवहन है, वो किस परिवहन के साधनों के अंतर्गत है, वो माल को आयात ढोया जाता है, इधर उधर निर्यात, जो भी आवागमन होता है देश की सीमाओं के भीतर जो आवागमन होता है वो मैक्सिमम देश के दूर दराज तक, और मैं आपको कह सकता हूँ ऐसे क्षेत्र, सुदूर क्षेत्र जहाँ पे रेल परिवहन का निर्माण करना मुश्किल है, पाइपलाइन पहुँचाना मुश्किल है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर हमारे गांव और ढाणी तक पूरे देश के अंदर स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। तो आज पूरे भारत में सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है वही हमारे भारत के अंदर साथियों अपने परिवहन का प्रमुख साधन है वर्तमान समय में अपना सड़क परिवहन। कौन सा है साथियों? सड़क परिवहन है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है साथियों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक यानी कि छापे खाने का आविष्कार। मुद्रण की तकनीक का मतलब होता है साथियों, विश्व का ऐसा देश कौन सा है जिसमें सबसे पहले है वो प्रिंट मीडिया का आगमन हुआ था, छापे खाने का आविष्कार हुआ था, उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा जापान, इंग्लैंड, चीन और भारत। साथियों, जापान में मुद्रण संस्कृति का विकास हुआ था, परंतु वक्त लगा था, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से तक हुआ था। इंग्लैंड के अंदर भी साथियों बाद में हुआ, भारत में बहुत देरी से पहुंचा प्रिंट मीडिया, पर सबसे पहले छापे खाने की शुरुआत है वो प्रिंट मीडिया की, मुद्रण संस्कृति की शुरुआत है वो साथियों कहाँ से होती है, तो सबसे पहले मुद्रण संस्कृति की शुरुआत है वो अपने छापे खाने की शुरुआत होती है वो अपने चीन से होती है साथियों। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है हमारा, जेम्स वॉट के द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा, भाप का जो ये इंजन है इसका उत्पादन प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उस प्रोडक्शन को करने वाला व्यक्तित्व कौन था, किसने ये किया था, जो जेम्स वॉट जी ने इस्तेमाल किया था भाप का इंजन, इसका आविष्कार किसने किया था। तो देखो ऑप्शन के अंदर साथियों है न्यूकोमेन, बिल्कुल नहीं, माइकल वुल्फ नहीं, बिल्कुल विल थॉर्न, ये भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे जेम्स वॉट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन साथियों किया गया था मैथ्यू बोल्टन द्वारा साथियों। अब हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। धीरे धीरे साथियों नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से साथियों 1918 के मध्य लड़ा गया था, और ये प्रथम विश्व युद्ध है, उसमें पूरा विश्व की जो महाशक्तियां हैं वो 2 गुटों में बट गई थी साथियों। एक गुट था जिसका नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरा गुट था साथियों जिसका नाम था धुरी राष्ट्र। और यहाँ से प्रश्न किसी भी प्रकार का, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर लोकल कोई भी स्थानीय लेवल के एग्जाम हो या फिर बोर्ड के एग्जाम ही क्यों ना हो, इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है साथियों। तो यहाँ क्या पूछा है उसको समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब होता है साथियों, ये भी सन भी याद रखना है, सन पूछा जा सकता है बोर्ड में 1914 में। और ये क्या पूछ रहा है, मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन शामिल नहीं था। ठीक है, मित्र राष्ट्र, प्रथम विश्व युद्ध 1914 के समय मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा देश है वो शामिल नहीं था साथियों। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन कौन से शामिल थे या नहीं थे, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे ऑप्शन बताने से पहले ही। मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे, तो इसमें साथियों थे ब्रिटेन के अलावा था फ्रांस के अलावा साथियों था रूस, अमेरिका, तो ये साथियों इसमें शामिल थे। अब आपका आंसर साथियों निकल गया होगा, अब अच्छे से देखें तो समझ में आ जाएगा आपको कि मित्र राष्ट्रों की सूची में कौन शामिल नहीं था। तो अब समझ लेते हैं हम मित्र राष्ट्रों के साथ अगला जो खेमा था साथियों, उस खेमे का नाम था धुरी राष्ट्र। कौन सा राष्ट्र, धुरी राष्ट्रों में जो देश कौन कौन से शामिल थे, धुरी राष्ट्र। तो हमें अच्छे से आंसर का पता चल जाएगा। तो इसमें साथियों अपने शामिल थे जर्मनी, जापान, इटली और भी कई राष्ट्र साथियों थे। बस इतने में ही हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ चुका है कि मित्र राष्ट्रों की सूची में शामिल कौन नहीं था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, अमेरिका था, यानी कि कौन नहीं था, जर्मनी। तो जर्मनी कैसा राष्ट्र था साथियों, धुरी राष्ट्र। कैसा था साथियों, धुरी राष्ट्र था अपने जर्मनी। अगला साथियों प्रश्न आया है अपने अमर जीवन लिख दिया है साथियों, यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, जीवन नहीं है, ये अमर जीवन है। अमर जीवन है, ये आत्मकथा है। अमर जीवन क्या है साथियों, तो अमर जीवन क्या है, ये आत्मकथा है। कैसे क्या है साथियों, आत्मकथा। ठीक है साथियों, अमर जीवन आत्मकथा किसने लिखी थी, और ऑप्शन में है रस सुंदरी देवी, कैलाशवासिनी देवी, रमाबाई और ताराबाई शिंदे। देखो साथियों, ये सारों की सारों जो भी हमारे
महिलाएं जो ऑप्शन के अंदर नजर आ रही है, रस सुंदरी देवी, कैलाशवासिनी देवी, रमाबाई, ताराबाई शिंदे, इनमें से अमर जीवन है, ये आत्मकथा किसने लिखी थी साथियों? तो ये आत्मकथा अपने रमाबाई, पंडिता रमाबाई और ताराबाई शिंदे और कैलाशवासिनी देवी, ये कौन थी? ये अपने महिला जन जागृति आंदोलन में भूमिका निभाने वाली प्रमुख महिलाएं थी। महिला अधिकार आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, अग्रणी भूमिका निभाने वाली तो जो भी दक्षिण भारत के अंदर अपने महिलाओं के अधिकारों के लिए जो आंदोलन हुए थे, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका इन तीनों की रही थी साथियों। तो अमर जीवन आत्मकथा बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूरी प्रबल संभावना बन रही है इस बार पूछी जाने की। तो इसका जो लेखन है वो किया था इस आत्मकथा का रस सुंदरी देवी ने। रस सुंदरी देवी एक बहुत ही सशक्त महिला थी, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। और उन्होंने महिलाओं का उस समय का जीवन 19वीं सदी के आसपास का कैसा था, उन्होंने अपनी आत्मकथा के अंदर महिलाओं की क्या उस समाज के अंदर दशा और दिशा थी, उसको लेके बहुत कुछ लिखा है इस अपनी आत्मकथा के अंदर साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों पिछली एक बार और क्लास हुई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और मॉडल पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र है वो कब बना था? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? ऑप्शन के अंदर 1946, 1946 आया हुआ है। बिल्कुल 1946 नहीं होगा साथियों। 1946 के अंदर क्या होता है? 1946 में पॉलिटी की घटना है, वो है कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, संविधान से जुड़ा क्वेश्चन आता है। तो 1950 के अंदर क्या हुआ ना, पता ही है आपको, 1950 के अंदर संविधान लागू होता है। बात पॉलिटी का क्वेश्चन है तो पॉलिटी से रिलेटेड हम करेंगे, ऐतिहासिक घटनाओं पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। संविधान लागू, किस देश का संविधान साथियों लागू हुआ था? तो आप सभी को पता है, भारतीय संविधान, भारत का। किस देश का संविधान साथियों लागू हुआ था? भारत का। ठीक है। 1948 की घटना क्या है साथियों? 1948 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। भारत की अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी जी की क्या हुई थी? हत्या हुई थी 1948 में। हत्या महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी साथियों। तो अब हमारे पास ऑप्शन एक ही बचा है साथियों, और वो जी साथियों, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, क्षमा कीजिएगा साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा बताने में गलती हो गई साथियों। 1948 के अंदर क्या हुआ था? 1948 के अंदर श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र है वो बना था साथियों। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारे टेक्निकल इश्यू हुई जरूर है, वैसे ऑप्शन हमारे ऊपर थे, वहीं से क्लियर कर देते। 1948 के अंदर क्या हुआ था? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र है वो बना था। अगला प्रश्न है वो साथियों है, निम्नांकित में से संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय नहीं है। प्रश्न पूछा जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग और शिक्षा। देखिए साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा संघ सूची का विषय है। ठीक है। विदेशी मामले संघ सूची का विषय है। और बात करते हैं बैंकिंग को लेके, बिल्कुल बैंकिंग भी संघ सूची का विषय है। तो अब क्या मामला है? अब मामला है साथियों शिक्षा बादशाह है। बिल्कुल साथियों, शिक्षा है वो संघ सूची का मतलब विषय नहीं है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न और साथियों उठ रहा होगा कि अगर शिक्षा संघ सूची का विषय नहीं है तो कौन सी सूची का विषय है? जी हाँ साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शिक्षा है वो साथियों समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय। ठीक है साथियों। आपको इसके बारे में और फैक्ट बता देना चाहता हूँ साथियों,
शिक्षा को अपने 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन साथियों, संशोधन कब होता है साथियों? तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों। उसमें शिक्षा को कौन सी सूची में शामिल कर दिया गया साथियों? तो अपने समवर्ती सूची में। कौन सी सूची में शामिल कर दिया? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में शामिल किया गया, समवर्ती सूची। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में साथियों शामिल किया गया था। परंतु साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले शिक्षा किस सूची में शामिल था साथियों? तो 42वें संविधान संशोधन से पूर्व, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से पूर्व हमारी जो शिक्षा है वो किस सूची का विषय था? तो 42वें संविधान संशोधन से पूर्व शिक्षा है वो साथियों अपने किस सूची का विषय था? राज्य सूची का। कौन सी सूची का साथियों? राज्य सूची का विषय है वो साथियों था। ठीक है साथियों। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था और 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद में शिक्षा को समवर्ती सूची के अंदर शामिल है वो साथियों कर लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, यानी प्रश्न पूछना चाहता है भारत में निम्न में से किस मतलब निकाय के अंदर महिलाओं के लिए मतलब आरक्षण की व्यवस्था है। महिला आरक्षण की व्यवस्था की बात की जा रही है साथियों। और ऑप्शन आया है लोकसभा के अंदर महिलाओं के लिए साथियों को किसी भी प्रकार के आज दिन तक कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है साथियों। राज्यसभा दूसरा ब वाला ऑप्शन रहेगा साथियों। तो राज्यसभा के अंदर भी अपने महिलाओं के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है साथियों। तो फिर विधानसभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। पर पंचायती राज संस्थाएं साथियों, पंचायती राज संस्थाओं के अंदर महिलाओं के लिए साथियों आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है साथियों, पंचायती राज व्यवस्था के अंदर महिलाओं के लिए क्या और कितने आरक्षण की व्यवस्था है साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 74वां संविधान संशोधन 1994 के अंदर होता है साथियों। उनके अंदर क्या हुआ था कि पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की बात कही गई थी। 33% है वो 74वें संविधान संशोधन के तहत है वो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी साथियों। परंतु मैं आपकी सुविधा के लिए बता देना चाहता हूँ साथियों, वर्तमान समय में हमारे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में महिलाओं को आरक्षण है वो 50% दिया गया पंचायती राज में। राजस्थान में 50% आरक्षण है वो पंचायती राज में महिलाओं को दिया गया है। ठीक है साथियों, 50% राजस्थान पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने वाला देश का प्रथम राज्य बना है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे नोट लगा के हम लिखेंगे नोट 50% महिलाओं 50% महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो साथियों पूरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देने वाला अपने देश का जो प्रथम राज्य है वो हमारा राजस्थान है। बाकी आज दिन तक किसी भी राज्य ने 50% आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है। आंध्र प्रदेश जरूर कोशिश कर रहा है, तो आंध्र प्रदेश इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कर रहा है कोशिश, देखते हैं आगे क्या होता है। भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था का मतलब होता है साथियों एक ही दल है वो उस देश की राजनीति के अंदर अपनी सर्वोपरि भूमिका निभाता है साथियों। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है हमारे देश के अंदर। दो दलीय व्यवस्था का मतलब होता है साथियों जहाँ पर सिर्फ दो ही दलों के बीच में मुकाबला होता। तो साथियों ऐसा भी नहीं है हमारे भारत के अंदर।
ठीक है, और इनमें से कोई ऑप्शन वाला तो होगा ही नहीं साथियों। तो बहुदलीय कहने का मतलब है हमारे भारत के अंदर एक से अधिक, दो से भी अधिक राजनीतिक दल है, वो आपस में चुनावों के समय चुनाव लड़ सकते हैं और अपने प्रतिनिधियों को मैदान में उतार सकते हैं। तो कहने का मतलब है भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था है। अगर बोर्ड में ये प्रश्न आता है साथियों तो अच्छे से इसको करें बिना किसी झिझक के। और चलते हैं साथियों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? लोकतांत्रिक, राजतंत्र, तानाशाही और ये सभी। देखो साथियों आजकल का ट्रेंड्स रहता है विद्यार्थी उपयुक्त तो सभी वाले ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, प्रश्न को समझना होता है, प्रश्न क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग साथियों है वो हमें आंसर देने की जरूरत होती है। तो साथियों इस प्रश्न का क्या आंसर है, चलते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? तो उत्तरदायी सरकार का गठन वो होता है, तानाशाही में बिल्कुल नहीं होगा, राजतंत्र होगा नहीं, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है नहीं सजेस्ट, तो यहाँ पे होगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है जिसमें सरकार अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वही जाकर के सरकार में अपनी भूमिका निभाते हैं अच्छे से और जनता के हितों को ध्यान में रखते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन है वो उत्तरदायी और जवाबदेहिता वाला शासन व्यवस्था है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों के विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का विकास के आधार की तुलना करनी चाहती हूँ? तो किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? मापदंड का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से साथियों किसी भी देश के विकास के आधार को अच्छे से पता नहीं किया जा सकता साथियों। और दूसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, घरेलू आय। घरेलू आय से भी साथियों नहीं हो पाएगा और निजी आय बिल्कुल नहीं। तो साथियों किसी भी देश की अगर आप विकास के आधार की तुलना करना चाहते हैं साथियों तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय है वो उस देश के विकास की तुलना के लिए कारगर सिद्ध होने वाली साथियों। तो प्रति व्यक्ति आय। तो विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों के विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है साथियों? प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग है वो किया जाता है। चलो साथियों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार में ही हो जाता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट मुद्रा, ठीक है, जैसे हमारी भारत की मुद्रा रुपया है तो उसको जारी कौन करता है उसको समझते हैं साथियों। तो भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, एसबीआई, बिल्कुल एसबीआई तो नहीं करती है साथियों। फिर बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये भी नहीं करती साथियों। इंडियन बैंक नहीं करती है साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक साथियों जिसे आरबीआई कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करती है साथियों? ये करती है भारत के अंदर करेंसी नोट है वो जारी करती है। करेंसी नोट जारी करने का काम है वो आरबीआई का है। ठीक है साथियों, आरबीआई जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और भारत का सबसे बड़ा बैंक है और सभी जितने भी भारत के अंदर कॉमर्शियल वगैरह जो भी बैंक है वो सभी इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। जी साथियों, उपभोक्ता के अधिकार नहीं है प्रश्न आया है तो इसका मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से 3 तो अधिकार है और एक नहीं है। कौन सा नहीं है? चलो साथियों देखते हैं इस प्रश्न को। सूचना पाने का अधिकार, कोई वस्तु खरीद रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी वाली बातें से ले सकें, बिल्कुल सूचना पाने का उपभोक्ता को अधिकार है। और चयन का अधिकार, बिल्कुल वो आराम से चीज को बढ़िया से जांच के परख के आराम से उसका चयन कर सकता है, बिल्कुल स्वतंत्र है साथियों उपभोक्ता। सुरक्षा का अधिकार, बिल्कुल अगर वस्तु में किसी भी प्रकार का दोष पाया जाता है तो उसको सुरक्षा भी प्रदान है वो साथियों की जाती है। तो निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है साथियों। कीमत में कमी, संबंधित फर्म जिसने जो भी चीज़ है वो प्रोडक्शन किया है, उत्पादन किया है, वही कीमत में साथियों कमी कर सकती है। बाकी उपभोक्ता के पास किसी भी प्रकार से कीमत में कमी करने का अधिकार नहीं है। और यहाँ पे भी यही पूछा है साथियों कि निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। सूचना पाने का अधिकार है, चयन का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, पर कीमत में कमी है वो साथियों उपभोक्ता बिल्कुल नहीं कर सकता साथियों। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आखिरी क्वेश्चन होगा हमारे वस्तुनिष्ठ, आखिरी 18वां क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद हम रिक्त स्थानों वाले प्रश्न की तरफ गमन करने वाले हैं।
तो ये हमारा प्रश्न है साथियों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने, उदार का मतलब है सरल, उदार का मतलब क्या है, सरल, उदार यानी सरल बनाना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने की वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन साथियों, इसको कहा जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है विश्व बैंक, बिल्कुल नहीं साथियों। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, IMF कहा जाता है, इंटरनेशनल मनी फंड, ठीक है साथियों। और संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, जिसे UNO कहते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन साथियों। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सरल कौन बनाता है? जी हाँ साथियों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने का काम होता है WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का काम ये साथियों होता है। तो साथियों इसी के साथ हमारा ये पहला जो पैटर्न था प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, ये समाप्त होता है। चलते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ और अगले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। एक ही अपन स्लाइड पे ले लेते हैं इन क्वेश्चन को, ताकि हमारे को बार बार ऊपर नीचे नहीं करनी पड़े स्लाइड साथियों। तो चलो अगले प्रश्नों को समझते हैं साथियों। वियना सम्मेलन 1815 में आयोजित होता है। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथियों यहाँ से बन सकता है कि वियना सम्मेलन है वो कब आयोजित हुआ था, तो 1815 हमें याद होना चाहिए, परंतु यहाँ पर कुछ अलग पूछ रहा है साथियों। क्या अलग पूछ रहा है? देखिए, वियना सम्मेलन 1815 की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों इसकी अध्यक्षता की थी मेटरनिक ने की थी साथियों, ठीक है, मेटरनिक, ठीक है। वियना सम्मेलन 1815 में आयोजित हुआ था साथियों, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो मेटरनिक ने की थी। चलो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है साथियों। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? साथियों यहाँ पे बहुत दुविधापूर्ण स्थिति रहती है कि ऑप्शन कौन सा किया जाए, अवश्य तो प्रश्न है नहीं। तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें होता तो चलो हम 2 लिख देते, पर फसल पूछा है, ठीक है। तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है साथियों चावल है। अगर ये प्रश्न है वो अवश्य ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा जाता तो आप भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल में चावल के साथ साथ साथियों गेहूं को भी ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? फसलें होता, ठीक है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं तो फिर साथियों आंसर होता चावल और गेहूं। और अगर फिर सिंगल जैसे पहले प्रश्न प्रिंट था उसके अकॉर्डिंग पूछे तो साथियों हमारा आंसर होगा चावल, ठीक है। 2 देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को किस नाम से जाना जाता है? देखो साथियों 2 देशों के मध्य जो व्यापार होता है उस व्यापार को किस नाम से जाना जाता है? तो 2 देशों के मध्य जो साथियों व्यापार होता है उस व्यापार को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार साथियों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। 2 देशों के मध्य होने वाला साथियों जो व्यापार होता है हमारा, उस व्यापार को हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार साथियों कहते हैं। 2 देशों के मध्य जो साथियों हमारा व्यापार होता है उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ, लोकतंत्र का साथियों सीधे सीधे अर्थ खालिस्तान को राय से शासन करना नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा गया है वो पूछा है लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ को पूछा है साथियों। इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ें, तब तक 2 मिनट ड्रिंक्स ब्रेक करते हैं साथियों। जी हाँ साथियों, प्रश्न पूछा है लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ खालिस्तान को राय से शासन करना नहीं है। देखो साथियों यहाँ पर लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत, क्या आएगा साथियों? बहुमत। बहुमत यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, पेपर टाइप करने में हुआ है साथियों, को की जगह की बनाना होगा, ठीक है। लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। जी हाँ साथियों, बहुमत की राय से अगर लोकतंत्र के अंदर शासन होता है
तो फिर अल्पमत में जो भी समुदाय है, सामाजिक वर्ग है, वो अपने आप को उस देश के अंदर ठगा हुआ महसूस करेंगे साथियों। तो इसमें लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ अल्पमत की राय में शासन करना है, पर बहुमत की राय में शासन करना नहीं है साथियों। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों, नेचर रिसोर्सेज से उत्पादन करना, ठीक है, एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन करना किस क्षेत्र की गतिविधि। देखो साथियों, ये अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया है साथियों। इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था के साथियों जो क्षेत्र वाला हमारा जो पार्ट है, उसमें अर्थव्यवस्था के साथियों 3 क्षेत्र बताए गए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, और कौन से क्षेत्र की कौन सी गतिविधि साथियों, सीधा यहाँ से यही प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वस्तुनिष्ठ हो या फिर इस रेंज का प्रश्न हो। तो यहाँ से अब हम पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसके थोड़े एग्जाम्पल को समझेंगे, ताकि बोर्ड में यहाँ से सीधा क्वेश्चन आए, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो साथियों। एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से जो हम उत्पादन करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है साथियों। प्राथमिक क्षेत्र की, प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन होता है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि में शामिल किया जाता है साथियों। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र साथियों कितने हैं? 3। अर्थव्यवस्था के साथियों 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो साथियों अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र मैं आपको बता देना चाहता हूँ। नंबर 1 हमारा प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र साथियों। नंबर 2 जो हमारा क्षेत्र है वो है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा साथियों जो हमारा क्षेत्र है उसे कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र, ठीक है साथियों। अब इसमें कौन कौन सी गतिविधि, प्रश्न आपकी परीक्षा में अभी एक तो ये रेंज रहेगी भाई, वहाँ गतिविधि दे दी जाएगी और उसमें से अपन को क्षेत्र का चयन करना है, ये थोड़ा इजी हो जाता है साथियों। परंतु वहाँ एग्जाम्पल ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से क्वेश्चन निकालने में हमें थोड़ी तकलीफ होती है साथियों। तो अब इसको मैं आपके लिए सरल करना चाहता हूँ। कृषि, मत्स्य पालन, कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी, कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी, खनन आदि और भी कुछ साथियों पीछे क्षेत्र रह चुके हैं। अगर इस प्रकार से कोई ऑप्शन में हो, कृषि है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन भी इसमें शामिल कर लो, डेयरी है, खनन है, ये सारे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के साथियों उदाहरण है। ठीक है साथियों, प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल है वो प्रदान करता है, और विशेष रूप से द्वितीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के साथियों तीनों क्षेत्र है, ये आपस में किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए साथियों। ये है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण, ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां साथियों। अब हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां कौन सी है? द्वितीयक क्षेत्र में साथियों क्या आता है? विनिर्माण उद्योग। तो द्वितीयक क्षेत्र को साथियों किस नाम से जाना जाता है? विनिर्माण उद्योग। जितना भी कच्चा माल है उसको परिवर्तित रूप प्रदान, आकार प्रदान किया जाता है, उससे किसी भी प्रकार की वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो साथियों सारा का सारा है वो विनिर्माण उद्योग का साथियों उदाहरण है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं लास्ट व आखिरी क्षेत्र की तरफ। ठीक है, अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में साथियों क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों में क्या आता है? परिवहन, बैंकिंग, परिवहन है, बैंकिंग है, डॉक्टर की सेवा, शिक्षक और भी कई क्षेत्र साथियों। ये सारे के सारे अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण है साथियों। और अर्थव्यवस्था का जो तृतीयक क्षेत्र है उसको साथियों सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब साथियों अब हमारा ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसका आखिरी क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं।
व्यापार अवरुद्धक के उदाहरण देना। व्यापार अवरुद्धक का एक उदाहरण आपको देना है, ठीक है। व्यापार अवरुद्धक का साथियों मैं उदाहरण आपको दे देता हूं। आयात शुल्क, एक्सपोर्ट आयात शुल्क। एक्सपोर्ट साथियों जो टैक्स होता है उस टैक्स को व्यापार अवरुद्धक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आयात शुल्क व्यापार अवरुद्धक का बहुत अच्छा उदाहरण है साथियों। तो इसी के साथ साथियों हमारा ये दूसरा पैटर्न जो प्रश्न पत्र का है वो समाप्त होता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार से। अतिलघु उत्तरात्मक रेंज के जो हमारे 12 प्रश्न हैं वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे साथियों, उसको हम समझने की करते हैं कोशिश। साथियों पहला प्रश्न आया, अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली थी साथियों? तो ये फैली थी अपने रीडर पेस्ट। कौन सी फैली थी साथियों? रीडर पेस्ट, ठीक है। ब्रैकेट में इसे आप लिख दें। विशेष रूप से चूहों में फैलती है प्लेग। कौन सी? प्लेग, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। बहुत अच्छा कोटेशन दिया साथियों, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा देना, बोर्ड में आ सकता है साथियों। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा देना, बड़ा अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न बनाया है। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। सबसे बड़ा साथियों क्या है? तोहफा है। उपयुक्त कथन किसका है? जी हाँ साथियों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा देना, बोर्ड में साथियों एज इट इज छप सकता है। तो मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, उपयुक्त कथन किसका है साथियों? तो इस प्रश्न का साथियों आंसर होगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने साथियों कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में, सन कब कौन सा साथियों? 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका, साथियों साप्ताहिक पत्रिका का पूछा जा रहा है, का संपादन शुरू किया था, ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 के दशक में साथियों कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर वाला प्रश्न साथियों नहीं पूछा जाता तो ये पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं बनती है, तो इसको भी साथियों इंपॉर्टेंट लगा देना। अच्छा प्रश्न है ये भी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये साथियों जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 के दशक में जो साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम था साथियों बंगाल गजट। क्या नाम था साथियों उसका? बंगाल गजट। बंगाल गजट का प्रकाशन साथियों किया था। अगला प्रश्न है साथियों, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? क्या पूछ रहा है साथियों, किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन साथियों जो अपना डेल्टा बड़ा फेमस है, डेल्टाई क्षेत्र है साथियों, और ये सुंदरी के वृक्ष अधिक होने के कारण साथियों इसका नाम हो गया सुंदरवन का डेल्टा साथियों, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य के अंदर स्थित है साथियों? तो इस प्रश्न का आंसर होगा साथियों 25वां बंगाल। कौन से राज्य में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क साथियों? ये है अपने 25वां बंगाल के अंदर, ठीक है साथियों। ये भी अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है साथियों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न साथियों हमारा है, भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया था? जी हाँ साथियों, भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग है वो कहाँ स्थापित किया गया था साथियों? तो इसका जो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो है साथियों फोर्ट ग्लेस्टर। फोर्ट ग्लेस्टर साथियों में स्थापित हुआ था। फोर्ट ग्लेस्टर के अंदर साथियों स्थापित हुआ था। आसनसोल अपने 25वां बंगाल के, हाँ कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, ठीक है साथियों। तो अभी मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, ठीक है। फोर्ट ग्लेस्टर या ग्लास्टर भी हम इसे कह सकते हैं, कोलकाता में, ठीक है साथियों, कोलकाता, ठीक है। तो साथियों अब भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया था? फोर्ट ग्लेस्टर या ग्लास्टर कोलकाता के अंदर है वो, भारत का प्रथम है वो साथियों सूती वस्त्र उद्योग है वो लगाया गया था। साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया साथियों? तो भारतीय रेलवे को साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाता तो 19 खंडों में आपका आंसर होगा, ठीक है साथियों।
और नवीनतम जो हमारा 2024 के अंदर भारतीय रेलवे का जो खंड है वो स्थापित किया गया है, वो कोलकाता मेट्रो खंड स्थापित किया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ का मुख्यालय, ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय साथियों कहाँ स्थित है? तो वो है ब्रसेल्स में, ब्रसेल्स या ब्रुसेल्स भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये ब्रसेल्स के अंदर यूरोपीय संघ का मुख्यालय साथियों, और ये ब्रसेल्स कौन से देश की राजधानी है साथियों? ये है अपने बेल्जियम की राजधानी। कौन से देश की राजधानी साथियों? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी साथियों ब्रसेल्स है। यहाँ पर यूरोपीय संघ का मुख्यालय वो स्थापित है। ठीक है साथियों, अगला है धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, और ये पूछा भी जा सकता है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, हिस्ट्री का जो पार्ट है उससे साथियों ये प्रश्न लाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, बोर्ड वाला इसकी तरफ है वो, पेपर सेटर है वो ध्यान दे सकता है। अच्छा प्रश्न है और इसको भी पेपर में डाल सकता है साथियों, पूछ सकता है। तो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका है साथियों? तो ये कथन है साथियों महात्मा गांधी का। किसका है साथियों? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसको राजनीति से कभी पृथक नहीं किया जा सकता साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि लोकतंत्र की एक विशेषता, लोकतंत्र की एक विशेषता अगला हमारा प्रश्न है। थोड़ी स्लाइड को ऊपर खींचते हैं साथियों ताकि अच्छे से देख पाए हम इसको। ठीक है साथियों, लोकतंत्र की एक विशेषता पूछी है साथियों। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? ठीक है, तो देखो साथियों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो साथियों, लोकतंत्र के अंदर ही आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र, ये एक पूछ रहा है साथियों, और भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि परीक्षा में हमें 2 पूछ ली तो हम क्या करेंगे, आंसर दे सके। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका साथियों। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। ठीक है साथियों, और भी कई विशेषताएं जिनको हम लिख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी साथियों किसे कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी साथियों वह कंपनी हुआ करती है जिसका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों के अंदर हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह कंपनी जिसका व्यापार एक से अधिक राष्ट्रों में स्थापित हो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो एक से अधिक राष्ट्रों में, एक से अधिक राष्ट्रों में, एक से अधिक राष्ट्रों में व्यापार करने वाली कंपनी, व्यापार करने वाली कंपनी साथियों बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न है। इसके बाद साथियों बड़े क्वेश्चंस जो आपको करने होंगे, पैटर्न बता दिया जाएगा कि कैसा प्रश्न आता है, कितने शब्दों में उसका आंसर देना। उसके बाद हम मैप की तरफ साथियों बिना किसी देरी के चलने वाले हैं। ठीक है साथियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित हुआ था साथियों? इसे शॉर्टली रूप से साथियों कोपरा कहा जाता है, COPRA, कोपरा। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिसे साथियों कोपरा कहा जाता है, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम साथियों है वो कब पारित हुआ था? तो साथियों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो पारित होता है 1986 यानी 1986 ईस्वी में। देखो साथियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की क्यों स्थापना की गई? साथियों देखिए, उपभोक्ता अपने आप को आधुनिकता के इस दौर के अंदर, प्रतिस्पर्धा के इस युग में ठगा सा महसूस करता है साथियों। उपभोक्ता अपने अधिकारों को, उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा कैसे हो, इसके लिए हमारी भारत सरकार ने 1986 के अंदर उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक
कानून लेकर आई, उसी का नाम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। साथियों यहाँ से बस बात यहीं खत्म नहीं होती है, यहाँ से 2 और क्वेश्चन बनते हैं साथियों, और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं साथियों। पहला प्रश्न ये बन रहा है जी, 10 बार रह गया। हाँ जी 10वां प्रश्न रहा है साथियों, उसकी तरफ भी हम जाएंगे। चलो हो सकता है हमारी नज़र उस तरफ नहीं गई है, हम देखेंगे साथियों, पर पहले इसको समझ लेते हैं, फिर 10वां क्वेश्चन देख लेंगे साथियों। तो यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। यहाँ से काम बस यहीं पे साथियों समाप्त नहीं होता है, यहाँ से आपको पीछे के बोर्ड के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है कि उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है साथियों, भारत के संदर्भ में भी हमें याद रखना है, और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ये भी प्रश्न हमें अच्छे से आना चाहिए। परंतु हमें इसके बाद अगर कोई ज़्यादा संभावित क्वेश्चन पूछे जाने की साथियों संभावना है तो वो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे। ठीक है साथियों, उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस साथियों प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को साथियों। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। ठीक है साथियों, और ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है साथियों, ये नहीं आया तो ये पूछेगा। अगर वो ये दोनों ना पूछ के तीसरे प्रश्न की तरफ जाता है तो वो कहाँ से आपको प्रश्न पूछेगा साथियों? तो वो आपको पूछ सकता है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस साथियों 15 मार्च को मनाया जाता है, दिवस 15 मार्च। ठीक है साथियों, तो यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जी हाँ साथियों, एक प्रश्न हमारा रह चुका था, ये प्रश्न 10वां प्रश्न रह चुका था, बहुत अच्छा प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछा है साथियों। ठीक है, बीमा और बैंकिंग वाली यूनिट से साथियों ये क्वेश्चन पूछा है कि मांग जमा क्या है? ठीक है, डिमांड डिपॉजिट क्या कहा जाता है साथियों? मांग जमा को इंग्लिश में डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है? देखो साथियों, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और मैंने इकोनॉमिक्स सीनियर में जब भी पढ़ाई की थी बहुत अच्छे से की थी, सबसे क्लासिकल सब्जेक्ट रहा है मेरा, और सबसे टॉप किया था मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर, तो बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं साथियों। तो इसको मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। डिमांड डिपॉजिट या मांग जमा क्या है? मांग जमा साथियों वह रकम हुआ करती है जिसमें किसी भी ग्राहक के द्वारा बैंक में रकम है, उसकी डिमांड यानी मांग किए जाने पर तत्काल प्रभाव से है वो बैंक उसको राशि है वो प्रोवाइडेड करती है यानी प्रदान करती है, उसे कहा जाता है मांग जमा। ठीक है, मांगी गई राशि का तत्काल भुगतान। ठीक है, मांगी गई राशि का तत्काल भुगतान, मांगी गई राशि का तत्काल भुगतान, तत्काल भुगतान। साथियों मांगी गई राशि का तत्काल भुगतान, कई हमारे साथी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं वो ये कहेंगे किसने मांगी? तो देखो साथियों, जो ग्राहक होता है बैंक के अंदर जाता है वो बैंक से जो राशि की डिमांड करता है और बैंक उनको तत्काल जो राशि उपलब्ध करवाती है उसको कहा जाता है मांग जमा। ठीक है साथियों, तो चलो ये हमारे छोटे प्रश्नों पे जो वार था वो समाप्त होता है। अब साथियों आपको ध्यान रखना है, अगला हमारा जो प्रश्न आता है वो आते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। हमारे बोर्ड में साथियों आएंगे लघुतरात्मक साथियों प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है साथियों, लघुतरात्मक प्रश्न का क्या क्राइटेरिया है? देखिए साथियों, ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन है साथियों कितने नंबर का होगा तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 का होगा। ठीक है साथियों, 2 नंबर का होगा, परंतु हमें एक बात का ध्यान रखना साथियों कि इस प्रश्नों का आंसर हमें 50 शब्दों में देना है साथियों। ऐसा नहीं है 50 से कम और 50 से ज़्यादा भी नहीं, हमें एग्रीगेट 50 शब्दों में इस प्रश्नों का जवाब देना है ताकि हमें अच्छे अंक वो साथियों प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, चलो अगला हमारा रेंज है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है साथियों, तो ये भी हमारे पैटर्न के अंदर आते हैं तो हम बताते हुए चले साथियों। ठीक है, तो इसमें साथियों देखिए दीर्घ उत्तरीय, दूसरी रेंज में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं साथियों, और ये प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होता है साथियों। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है और इसमें प्रत्येक प्रश्न के आपको जवाब जो देने होते हैं वो साथियों 100 शब्दों में, एग्रीगेट 100 शब्दों में देने होते हैं। तो इससे कम भी नहीं और इससे अधिक भी देने का प्रयास नहीं करें ताकि आपको अच्छे अंक साथियों हासिल हो सकते हैं। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे।
देखो साथियों, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है इस पे जो हमें प्रश्न दिखाई दे रहे हैं खंड दे पे, वो है निबंधात्मक प्रश्न। साथियों आपकी परीक्षा के अंदर निबंधात्मक प्रश्न है वो भी पूछे जाएंगे, और आपकी परीक्षा में मैं बता देना चाहता हूँ 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे, 8 नंबर उनके लिए होंगे साथियों। और प्रत्येक जो प्रश्न है उसको हमें 250 शब्दों में साथियों उसका है वो हमें जवाब देना है। ठीक है साथियों, अब हम बिना किसी देरी को किए मैप की तरफ आगे बढ़ते हैं। मानचित्र आपको पूछा जाएगा विशेष रूप से अपने बोर्ड के अंदर, वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है साथियों। मॉडल पेपर के अंदर जो ऑप्शन है उस पर हम चर्चा करेंगे साथियों। एक स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूँ आपके लिए 1.5 से 2 घंटे की, और उसमें जो हम प्रश्न करेंगे एज ए टीच बोर्ड में साथियों छपेगा। ये पिछले 10-12 साल का मेरा अनुभव बोलता है साथियों, और जो मैं क्लास में पढ़ा के भेजता हूँ बच्चों को वही वो करके आते हैं और बिल्कुल 100% आते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं साथियों। तो चलो आपको यहाँ से प्रश्न 20वां वो आखिरी प्रश्न साथियों वो आपको मानचित्र से पूछा जाएगा, और 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ साथियों पिछले 13 साल का अनुभव बोल रहा है कि भारत का मानचित्र ही 10वीं बोर्ड में आता है, और वो पूछा कहाँ जाता है वो भी क्लियर कर देना चाहता हूँ साथियों। तो भारत का मानचित्र आपको पूछा जाएगा और 100% वो मानचित्र आपके भूगोल से पूछा जाएगा, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है साथियों। तो देखिए क्या है आज मैप के हमारे ऑप्शन, उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के तेल क्षेत्र, ठीक है, ऑयल फील्ड्स की बात कर रहा है साथियों, भारत के रेखा मानचित्र में अंकित करना है। ऑयल फील्ड्स तेल क्षेत्र की बात की है, खनिजों से प्रश्न आया है। खनिज व ऊर्जा संसाधन हमारा जो भूगोल का जो पाठ हुआ करता है वहां से हमारा प्रश्न 100% साथियों। विनिर्माण उद्योग, खनिज और ऊर्जा संसाधन, इन 2 पार्ट 10वीं क्लास की किताब में मैप जो भी आए हुए साथियों उसको अच्छे से क्लियर करके जाना, और 100% गारंटी के साथ कहता हूँ उससे बार मैप का एक भी पॉइंट पूछे जाने की संभावना नहीं है। ठीक है साथियों, आपकी सुविधा के लिए साथियों भारत का थोड़ा मानचित्र बना लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, ये हमारा भारत है, ये भारत है साथियों, और इससे हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं साथियों। ये दक्षिण में एक हमारा पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका को भी हम क्यों भूले, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आया था। ठीक है साथियों, तो अब यहाँ से हमें क्या पूछा है, देखिए पहला हमें साथियों पूछा मुंबई हाई। मुंबई हाई एक ऐसा साथियों अपने खनिज तेल क्षेत्र है भारत का जो सबसे अधिक खनिज तेल है उसका प्रोडक्शन करता है साथियों। और मुंबई हाई हमारा जो तेल क्षेत्र है वो साथियों महाराष्ट्र और गुजरात के अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है साथियों। तो ये मुंबई हाई और ये अपना बसिन, ठीक है। तो साथियों मुंबई हाई, मुंबई हाई, और ये साथियों थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं साथियों, 1 मिनट। ठीक है साथियों, वापस एक बार इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारा मुंबई हाई है साथियों, और ये है हमारा बसिन। कौन सा क्षेत्र है साथियों, बसिन। ठीक है, आपके मैप में इसी प्रकार साथियों पूछा जाएगा, और आपको इसी अकॉर्डिंग बिल्कुल एकदम सटीक बता रहा हूँ आपको भरना है। तीसरा हमारा जो साथियों ऑप्शन आया है वो दूसरा मुंबई हाई के बाद में बसिन, और द हम कर चुके साथियों अंकलेश्वर साथियों हमारा पड़ता है गुजरात के अंदर। तो साथियों यह क्या है, अंकलेश्वर। और एक साथियों जो हमारा ऑप्शन रहता है वो रहता है डिगबोई। देखो साथियों असम के अंदर, भारत के अंदर खोजा गया सबसे पहला अगर कोई तेल क्षेत्र था तो वो साथियों डिगबोई था। ठीक है, असम के अंदर डिगबोई है, नाहरकटिया है, हुग रीजन है, माकुम है, ये असम के बहुत अच्छे तेल क्षेत्र हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं साथियों। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये साथियों यहाँ पे हमारा है डिगबोई। ठीक है साथियों, इसके अलावा नाहरकटिया, देखो साथियों इसको नाहरकटिया को कहीं कहीं नहरकटिया भी लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद नाहरकटिया, डिगबोई और हुगरी जन, ठीक है, माकूम, ये सारे के सारे साथियों कौन से स्टेट में पढ़ते हैं साथियों,
असम। कौन से स्टेट में साथियों? असम के अंदर। देखो मैप में कैसे दिखाना साथियों, वो मैंने सारों ऑप्शन आपके क्लियर कर दिए हैं, परंतु ये कहाँ स्थित है उसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे स्लाइड पे बताता हूँ। मुंबई हाई अपने महाराष्ट्र का सीमांकित क्षेत्र है, महाराष्ट्र सीमांकित क्षेत्र। अब कहाँ है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, सीमांकित क्षेत्र, ठीक है। बसीन भी सेम है, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना, तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, जो मैप में आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हमें पूछा अंकलेश्वर साथियों हमारा है गुजरात। अंकलेश्वर कहाँ पड़ता है साथियों? हमारा गुजरात में पड़ता है। डिगबोई साथियों पड़ता है असम के अंदर। देखो साथियों, आप कहोगे सर ये ऑप्शन तो करवा दिए, परंतु नीचे 4 और नजर आ रहे। साथियों आपको 8 ऑप्शन दिए जाते हैं, अथवा में मैप दिया जाता है कि अगर ऊपर वाले 4 ऑप्शन आपको नहीं आ रहे तो नीचे वाले भी आप शिद्दत से कर सकते हैं। तो देखो जहाँ पे आपको पूछा लो अयस्क निर्यातक पतनों के बारे में पूछा है, लो अयस्क का भारत में कौन कौन से पतनों से है वो विदेशों में निर्यात किया जाता है, वो पूछे हैं साथियों। और पहला ऑप्शन हमारा आया है मार्मागांव साथियों पड़ता है अपना गोवा, ठीक है साथियों। मैप में कहाँ होगा? तो मैप में देखो ये महाराष्ट्र हो गया बस, ठीक है साथियों। महाराष्ट्र के अंदर अभी मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के पास बस तटीय क्षेत्र है यहाँ पे बस, ठीक है। या मार्मा गोवा, और मार्मा गोवा कहाँ है साथियों? गोवा में, गोवा। फिर है साथियों मंगलुरु साथियों पूछा है हमारे को, तो मंगलुरु भी मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ साथियों। मंगलुरु कहाँ पड़ता है हमारा? तो मंगलुरु देखो यहाँ पे पड़ता है, और ये मंगलुरु साथियों हमारा पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है साथियों? कर्नाटक। मंगलुरु कहीं इसे न्यू मंगलुरु भी लिखा होता है साथियों, घबराए नहीं, कर्नाटक के अंदर ही है। और ये वैसे कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, वो भारत की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की राजधानी मानी जाती है साथियों। फिर अगला है साथियों हमारा अपने पारादीप लो अयस्क निर्यातक पतन कहाँ पड़ता है साथियों? तो पारादीप के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों। पारादीप हमारा जो ये पड़ता है वो कहाँ पड़ता है साथियों? तो पारादीप हमारा जो ये पड़ता है साथियों क्षेत्र, ये पड़ता है हमारा उड़ीसा में साथियों पाराद्वीप, ठीक है साथियों। आखिरी ऑप्शन हमारा है विशाखापट्टनम है, वो हमारा लो अयस्क निर्यातक पतन कहाँ स्थित है साथियों? तो हमारा विशाखापट्टनम साथियों लो अयस्क निर्यातक पतन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये हमारा साथियों है अपने आंध्र प्रदेश में। देखो यहाँ पे ये अपतटीय क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश, शॉर्टली लिखा है साथियों आंध्र प्रदेश। तो साथियों आज के हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ये मॉडल पेपर की जो क्लास थी साथियों, कैसी लगी आपको क्लास? जरूर क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं इस क्लास को, ताकि वो भी अपनी बोर्ड की परीक्षा को अच्छी दाद दे सकें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।